हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं और आप चर्चा करेंगे फोरेंसिक मनसशास्त्र एक परिचय और भाग एक। ये पार्ट 1 है। फोरेंसिक मनसशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और स्कोप, ये 3 मुख्य बिंदु रहेंगे इस वीडियो के। फोरेंसिक विषय का प्रयोजन क्या थीम है उस फोरेंसिक विषय का जिसकी आज इतनी चर्चा है और यूटिलाइजेशन है। लेन कहते हैं कि एक अपराधी हमेशा अपने अपराध के दृश्य से अपने साथ कुछ संकेत ले जाता है और उसी दृश्य पर, उसी स्थान पर कुछ संकेत छोड़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी अपराधी इतना शातिर नहीं होता कि वो किसी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटि ना करे जिसके आधार पर उसको पकड़ा ना जा सके। ये वचन पूर्ण रूप से फोरेंसिक शब्द को सार्थक बनाता है। फोरेंसिक मनसशास्त्र का प्राइमरी उद्देश्य है वो है आम जनता का न्यायिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में विश्वास, भरोसा पूर्णतः बनाए रखना। किसी का भरोसा बनाना, विश्वास बनाए रखना इतना आसान नहीं है। अर्थात फोरेंसिक मनसशास्त्र एक कड़ी परीक्षा से गुजरता है। इसका अर्थ क्या है? फोरेंसिक मनसशास्त्र 2 शब्दों से बना हुआ है, फोरेंसिक और मनसशास्त्र, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अर्थात अगर आपने पहली स्लाइड ध्यान से देखी है तो उसमें एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि जो फोरेंसिक मनसशास्त्र है वो 4 विषयों का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट बिंदु है, उसका केंद्र में है। ये देखिए डायग्राम, ये 4 विषय हैं आपके सामने: क्रिमिनोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जुडिशियल एंड लॉ एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। इन चारों विषयों का जो केंद्र बिंदु है वो है फोरेंसिक से। अब जो फोरेंसिक शब्द है वो लैटिन भाषा के फोरेंसिस शब्द से लिया गया है। इसका मतलब जो रोम का एक स्थान था, कैपिटल सिटी का, जहां पर कोर्ट्स लगते थे, तो उस एरिया को फोरम कहा गया। उस फोरम से फोरेंसिस और फोरेंसिस से फोरेंसिक। अंग्रेजी का जो फोरम शब्द है वो भी इसी संदर्भ में लिया गया है। उसका भी मतलब यहां पर है बाजार की जगह या सार्वजनिक अर्थ का। अब इसका अर्थ क्या है? फोरेंसिक शब्द का अर्थ यह है कि कानूनी कार्रवाई के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग, वो चाहे फोरेंसिक साइकोलॉजी हो, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हो, कुछ भी हो, वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं किसमें? कानून और न्याय व्यवस्था में, तो वो फोरेंसिक बन जाता है। अब अगर हम मनसशास्त्र की दृष्टि से इस शब्द को समझें तो कानूनी प्रक्रिया के समक्ष ऐसी पेचीदा समस्याएं, सवाल उत्पन्न होते हैं जो कि मनसशास्त्र से संबंधित होते हैं, और उन सवालों के जवाब ढूंढना काफी कठिन काम होता है, और वही काम फोरेंसिक मनसशास्त्र करता है। इस परिभाषा, फोरेंसिक मनसशास्त्र एक वृहद विषय है और इस विषयों को कुछ शब्दों में बांधना इसके साथ न्याय नहीं होगा। फिर भी परिभाषा तो देनी है। तो पहली परिभाषा जो मैंने चुनी है, यूं कह लीजिए जो मैंने स्वयं डिजाइन की है, वो एक वृहद परिभाषा है, कॉम्प्रिहेंसिव है और फोरेंसिक मनसशास्त्र के हृदय के तारों को छूने वाली है, हर पहलू को वो टच करती है। यह परिभाषा कहती है कि ये मनसशास्त्र की वह शाखा है जो अपराधिता, क्रिमिनलिटी इसको बोलते हैं, अपराधियों, उनके व्यवहार और संबंधित मस्तिष्क कार्यों के अध्ययन से संबंधित होती है, और कानूनी प्रणाली, न्याय शास्त्र और जेल प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करती है।
कई सारी बात इसमें की गई है। क्रिमिनलिटी, अपराधिकता क्यों होती, अपराधी, उनकी विचारधारा, उनका कॉग्निटिव सिस्टम, उनका किस प्रकार का व्यवहार है, और उससे संबंधित जो मेंटल प्रोसेसेस है, ब्रेन फंक्शनिंग है, उनका अध्ययन करना, और साथ साथ में जो जेल प्रबंधन है, न्याय शास्त्र है और कानून प्रणाली है, उसको महत्वपूर्ण सुझाव देना। मुख्य रूप से यह परिभाषा है फोरेंसिक मनोशास्त्र। ब्लैकबर्न भी बताते हैं, वो कहते हैं कि एक कानूनी निर्णय को सुविधा प्रदान करने के लिए मनोशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है ये। सिंपल सी बात है कि जो मनोशास्त्र के सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, उनका इस्तेमाल किसी लिए करना कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो कोई फैसला लेती है, उसमें मदद की जाती है उनके माध्यम से। और एक और है बीपीएस, ब्रिटिश साइकोलॉजी सोसाइटी कहती है कि आपराधिक जांच के लिए आपराधिक व्यवहार से जुड़ी समस्याओं और अपराध करने वालों के इलाज के लिए मनोशास्त्रीय सिद्धांतों के अनुप्रयोग को फोरेंसिक मनोशास्त्र कहा जाता है। ये परिभाषा भी कमोबेश ब्लैकबर्न की परिभाषा से मिलती जुलती है। मुख्य रूप से एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि परिभाषा को आप समझिए, रटिए नहीं, और उसमें छिपी अवधारणाओं को समझकर उसको आप याद कीजिए, तो आप किसी भी विषय के आधारभूत कंसेप्ट को बड़े आसानी से समझ लेंगे। अब फोरेंसिक मनोशास्त्र कुछ उप क्षेत्र होते हैं, सब फील्ड है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, फिर भी मैंने मुख्य मुख्य 6 उप क्षेत्र है जो यहां पर लिख कर आपको दिए हैं। वयस्क फोरेंसिक, जिसको एडल्ट फोरेंसिक बोल सकते हैं, किशोर फोरेंसिक, आदतन अपराधी फोरेंसिक, हैबिचुअल ऑफेंडर फोरेंसिक, महिला फोरेंसिक, फोरेंसिक विकासात्मक मनोशास्त्र, फोरेंसिक संज्ञानात्मक मनोशास्त्र। इसके सिवा और भी कई है जिस पर चर्चा करना इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। अब फोरेंसिक मनोशास्त्र का स्कोप क्या है, उसका दायरा क्या है? जो फोरेंसिक मनोविज्ञान, अगर हम इसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फोरेंसिक मनोशास्त्र स्वयं को अपराध और न्याय शास्त्र तक ही सीमित रखता है। लेकिन अगर इसको हम गहराई से जाने, डीपली इसको स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये इस लिमिट से बाहर भी काम करता है। वो कहां पर है कि जो वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस, उसके बारे में अध्ययन करना भी फोरेंसिक मनोशास्त्र का ही काम है। कि फिजिकल वायलेंस करने वाला जिस पर किया गया, उस पर क्या प्रभाव हुए, करने वाले ने क्यों किया, कौन कौन से कारण रहे, ये सारे विषय फोरेंसिक मनोशास्त्र के दायरे में आते हैं। अपराधी, वकील, जज, इनसे संबंधित जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो सारे फोरेंसिक मनोशास्त्र के दायरे में। कुछ प्रश्न ऐसे उपजते हैं जिसका किसी भी न्याय शास्त्र और लीगल सिस्टम के पास जवाब नहीं होता है, वहां पर फोरेंसिक मनोशास्त्र काम आता है। किस प्रकार से जो विक्टिम्स थे उनके ऊपर अपराध का क्या प्रभाव पड़ा, तुरंत क्या पड़ा और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। क्या वो अपराधी एक बार अपराध उसने कर दिया, दूसरी बार अपराध करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला कौन करेगा? उसका कुछ टेस्टिंग होती है और वो फोरेंसिक मनोशास्त्र ही करता है। मुख्य रूप से फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक एक्सपर्ट एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं। फोरेंसिक मनोशास्त्र उन परिस्थितियों की जांच करता है, और परिस्थितियां कैसी हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है या सिचुएशनल। कई बार जो अपराधी अपराध करता है उसके अपने साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट की जाती हैं या क्रिएट हो जाती हैं जिसके प्रभाव के कारण व्यक्ति अपराध कर बैठता है। उनकी भी जांच करना, उनको भी एक्सप्लेन करना, उनको भी एक्सप्लोर करना फोरेंसिक मनोशास्त्र के दायरे में आता है। कई बार सबूत, उनकी प्रकृति और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की जाती है, उस पर भी ध्यान केंद्रित मनोशास्त्री करता है।
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस, सीबीआई, सीआईडी अपराधी को अरेस्ट करते हैं तो उससे वो पूछताछ करते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, फिर वो कुछ बयान देता है। क्या वो कन्फेशंस अपराधी के रिलायबल हैं? कई बार अपराधी गलत बयान भी देता है और ज्यादातर होता ही ऐसा है। कई बार उसने वो अपराध नहीं किया होता और तब भी उसको स्वीकार कर लेता है। उस स्थिति में भी फोरेंसिक मनोशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई मुद्दे और हैं, जैसे अपराध किया गया, अपराध का प्रभाव समाज के सामूहिक मानस पटल पर कैसा पड़ेगा? क्या वो जो अपराध किया गया है उसने समाज के लोगों की, पीड़ित के परिवार की, उसके रिश्तेदारों की, जो क्राइम सीन था उसके आसपास रहने वाले लोगों की मानसिकता पर कैसी छाप छोड़ी है? इन सब विषयों का अध्ययन फोरेंसिक मनोशास्त्र के दायरे में आता है। अगली बात, सजा तय करने में। सजा जो दी जा रही है क्या वो उपयुक्त है? हालांकि ये मनोशास्त्र तय नहीं करता कि कितनी सजा दी जाएगी, ये न्याय शास्त्र तय करता है। लेकिन न्याय शास्त्र को एडवाइज किया जाता है फोरेंसिक मनोशास्त्री के द्वारा। कई बार तो जूरी का सिलेक्शन, कि किसी भी खंडपीठ में कितने जज होंगे और कौन कौन से किस प्रकार के हो सकते हैं, उसमें भी फोरेंसिक मनोशास्त्र अपनी भूमिका निभाता है। इनडायरेक्टली समाज में सद्भावना की एक माहौल को तय करने में, उसको क्रिएट करने में फोरेंसिक मनोशास्त्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर गवाह, विटनेस होते हैं, कि जो गवाह गवाही दे रहा है क्या वो विश्वसनीय है? क्या उस पर विश्वास करके फैसला लिया जा सकता है? उसकी विश्वसनीयता की जांच भी, उसका आकलन भी फोरेंसिक मनोशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से फोरेंसिक मनोशास्त्र कानूनी प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और जो जो अपराधों की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है, फोरेंसिक मनोशास्त्र के लिए चैलेंज और चुनौतियां बढ़ती है। और अंतिम बात करते हैं, सलाहकार का काम के साथ साथ मनोशास्त्र सुधार गृहों में, प्रिजन में, जेल के अंदर जो अपराधी हैं उनको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, क्या वो व्यक्ति फिर अपराध कर सकते हैं, और भी व्यवहार संबंधित मुद्दों पर अपनी राय समय समय पर देना, उनसे संबंधित विषयों पर रिसर्च करना, अध्ययन करना और वैज्ञानिक नतीजों पर पहुंचना, ये सारा का सारा काम फोरेंसिक मनोशास्त्र करता है। दोस्तों, ये मेरे संदर्भ है जहां से मटेरियल मैंने लिया है। आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं और इनको रेफर कर सकते हैं अपने ज्ञान में और वृद्धि करने के लिए। अब अगली हमारी परिचर्चा होगी फोरेंसिक मनोशास्त्र एक परिचय भाग 2। अब वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगती है औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है मुझे बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है wamasudit@yahoo.com। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।